हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम में आने वाले जो भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे डीसी मशीन के। तो यहाँ पर हम लोग मोटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है, डीसी मशीन में पोल शू का पोल शू का कार्य है। डीसी मशीन में पहला क्वेश्चन है आपका, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य है। तो यहाँ पर देखिए, पोल शू किसे कहते हैं। जैसे डीसी मशीन में मेन फील्ड पोल होता है, डीसी मशीन में मेन फील्ड पोल, और यहाँ पर वाइंडिंग किया जाता है। ये आपका पोल है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर मुड़ा हुआ हिस्सा, इसको बोला जाता है पोल शू। इसको बोला जाता है पोल शू। और सामने वाले को बोला जाता है पोल पोल फेस। इसको बोला जाता है पोल फेस। यहाँ पर वाइंडिंग किया जाता है। ये इस टाइप का क्यों बनाया जाता है, पोल शू शू टाइप का ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रोटर है और इसके साइड भी एक पोल होगा, इसमें भी वाइंडिंग किया जाएगा। तो ज्यादा एरिया होने के कारण इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, इससे लिंक करेगा, आर्मेचर से लिंक करेगा। तो इसका काम होता है, ये मेन फील्ड हो, ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर में भी वाइंडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका कार्य होता है पोल शू का, कि समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना। ठीक है, हम चाहते तो ऐसे भी मान लीजिए बना देंगे, लेकिन इसका कारण क्या हो जाएगा, पोल शू बनाने का दो बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रोटर है, तो अगर वाइंडिंग करेंगे तो ये क्या होगा, गिर भी सकता है वाइब्रेट की वजह से। लेकिन पोल शू का बनाने का दो रीजन है, एक तो वाइंडिंग आपका ऊपर लगा रहेगा, और दूसरा चीज कि देखिए, इस जितनी इसकी एरिया है, इसकी तुलना में इसकी इससे कम मैग्नेटिक फील्ड टकराएगा। लेकिन इस वाले में पोल शू आकार का है, तो इसका रोटर पर, सॉरी, आर्मेचर पर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स क्या होगा, टकराएगा। ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इससे टकराएगा, तो क्या होगा, समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। तो डीसी मशीन के ब्रश, डीसी मशीन के ब्रश, तो देखिए, डीसी मशीन के बने ब्रश होते हैं कार्बन के। किसके बने होते हैं, कार्बन के। यदि वह ये बनाया जाता है स्मॉल मोटर के लिए, स्मॉल मोटर के लिए बना होता है कार्बन का। यदि कोई बड़ी मशीन है तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट या कॉपर, ग्रेफाइट या कॉपर प्लस कार्बन का मिश्रण, कार्बन का मिश्रण से मिल करके बनाया जाता है। तो छोटी मशीन में किसका बना होता है, तो कार्बन का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, कार्बन का। यहाँ पर ऐसा जबकि दिया नहीं है कि छोटी मशीन है या बड़ी मशीन है, लेकिन डीसी मशीन दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यही होगा, कार्बन का। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी मशीन में कार्बन का बना होता है, अगर बड़ी मशीन होगी तो ग्रेफाइट या कार्बन प्लस कॉपर, मतलब तांबा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, दिष्ट धारा जनित्र में, दिष्ट धारा जनित्र में कम कर, किसको, मतलब यहाँ पर स्पेस है, को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक सॉरी, इसमें यांत्रिक असंतुलन। किसको, यांत्रिक असंतुलन अगर
संतुलन बनाने के लिए हम लोग डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। किसमें? डीसी मशीन में। डीसी मशीन में डमी कॉइल का होता है मैकेनिकल अनबैलेंस की स्थिति में। मैकेनिकल अनबैलेंस की स्थिति में यदि वह एसी होता है तो एसी में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। कि क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है एसी के लिए। अगला क्वेश्चन, कुंडली वाइंडिंग बाह्य ऊर्जा स्रोत किस से किसके द्वारा जुड़ी होती है? कुंडली वाइंडिंग बाह्य स्रोत वायु ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो जो आपकी कुंडली वाइंडिंग होती है वह जुड़ा होता है दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम से। किससे जुड़ा होता है? दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम से। दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर कम्यूटेटर एंड ब्रश। कम्यूटेटर एंड ब्रश ये जुड़ा होता है कम्यूटेटर और ब्रश से। कम्यूटेटर और ब्रश से जुड़ा होता है। यहाँ पर कम्यूटेटर क्या करता है कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जब ये जनरेटर होगा, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा जब ये मोटर होगा। और डीसी मशीन के आर्मेचर में डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी विद्युत वाहक बल बना होता है। अल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है कब? केवल डीसी मोटर के आर्मेचर में। ब्रश क्या होता है? यह कार्बन का या ग्रेफाइट का बना होता है। ब्रश का काम होता है कि करंट को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में देना या मोटर है तो भेजना। ठीक है, तो ये ब्रश कम्यूटेटर पर, ये ब्रश जो होता है आपका, ये आप मान लीजिए कम्यूटेटर हो गया, ये साफ के सारे आपका इधर आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर होता है, और ये कम्यूटेटर से सब आर्मेचर को वायर कंडक्टर जुड़े होते हैं, और ब्रश इस कम्यूटेटर के ऊपर होल्डर के साथ लगा होता है। ठीक है, होल्डर के साथ लगा रहता है, यह कम्यूटेटर इसके साथ रोटेट करता है। तो किसके साथ होगा? दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम के साथ। बड़ी मशीनों में बड़ी मशीनों में तांबे की चपटी पट्टी की क्या कहा जाता है? तांबे की जो चपटी पट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है बड़ी मशीनों में? तांबे की मतलब बड़ी मशीनों में क्या होता है आपका? कम्यूटेटर। ठीक है, और कम्यूटेटर के साथ जो उसको बोला जाता है, जो मान लीजिए कम्यूटेटर से जो कंडक्टर आकर के जुड़े होते हैं, तो उस पर चपटी पट्टी जो होती है उसको हम लोग राइजर के नाम से जानते हैं। राइजर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ आर्मेचर एमएमएफ आर्मेचर आर्मेचर एमएमएफ एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का तरंग वेव फॉर्म मतलब जो तरंग होता है वो कैसा बना होता है? किस रूप में? तो ट्रेंगुलर। किसमें बना होता है? ट्रेंगुलर 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 कार में बना होता है। अगला यहाँ पर दिया है त्रिभुजाकार, वो है ट्रेंगुलर कार। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक व्यवहार करता है। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक व्यवहार करता है। तो डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरह व्यवहार करता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर। यह क्या करता है दिक् परिवर्तन की डीसी में एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज करता है। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर डीसी में चेंज करता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी भी चेंज करता है, लेकिन कम्यूटेटर के लिए हम लोग पूर्ण मतलब फुल वेव रेक्टिफायर मानते हैं। ठीक है, पूर्ण वेव रेक्टिफायर, और इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर के भी नाम से जानते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर
फायर के नाम से जानते हैं, यांत्रिक दृष्टिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में डीसी मशीन में लौह हानि डीसी मशीन में लौह हानि किसमें होती है? डीसी मशीन में लौह हानि किसमें होती है? केवल योक और आर्मेचर में, केवल आर्मेचर कोर में, केवल आर्मेचर कुंडलन में, केवल योक में? केवल योक में, तो योक में तो होगा नहीं, जिसमें वाइंडिंग करेंगे, अगर वाइंडिंग से होकर के धारा प्रवाहित तो होती है, तो उसके कोर में जो लॉसेस होगा, जो हानि होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है? केवल आर्मेचर कोर में, केवल आर्मेचर कोर में लौह हानि होती है। अगला क्वेश्चन, मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पैदा करती है, ईएमएफ पर कार्य करती है, गतिशील ईएमएफ पर कार्य करती है, ठीक है, गतिशील ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ पे कार्य करती है, तो आपका होता है जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है। जनित्र, जनरेटर, कौन सा ऑप्शन होगा? जनरेटर। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? तो डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध ये आपका, और ये ब्रश हो गया, आर्मेचर में वाइंडिंग होता है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो इस प्रतिरोध को हम लोग, और ये आपका, इसको हम लोग आर ए, इसको दर्शाते हैं आर ए, क्यों कि आर्मेचर आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये होता है ईबी, इसको कहा जाता है बैक ईएमएफ, पिछड़ा विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इससे जुड़ा होता है आपका शंट फील्ड, शंट मतलब समांतर में, शंट फील्ड, ये आर एस एच मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस कॉइल का। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम इनपुट देते हैं तो शंट प्रतिरोध आपका ये होगा, आर्मेचर प्रतिरोध आर ए के मान क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके प्रतिरोध के मान को हम लोग ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान करंट का विरोध करता है, तो प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण करंट कहाँ से होकर के जाएगा? आई ए जो होता है आर्मेचर करंट, और आई एस एच जो होता है वो शंट करंट होता है फील्ड के लिए। तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है और इसका प्रतिरोध क्या रखा जाता है? कम। तो आर्मेचर के लिए प्रतिरोध रखा जाता है कम, और इसके लिए क्या रखा जाता है? ज्यादा, मतलब उच्च और न्यून, ज्यादा और कम, उच्च और न्यून। अगला क्वेश्चन, शंट जनरेटर का उपयोग सामान्यतः होता है, शंट जनरेटर का उपयोग सामान्यतः होता है, किसमें होता है शंट जनरेटर का उपयोग? तो शंट जनरेटर का आपका उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग में। किसमें होता है? बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर का उपयोग होता है। आपका आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल होता है, आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल 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 होता है। और एलिवेटर में आपका होता है कंपाउंड कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड कम्युलेटिव होता है। और लोकोमोटिव में तो आप जानते ही हैं कि सीरीज श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए डिफरेंशियल और कंपाउंड क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे एक हिसाब से मान लीजिए कि इसको अगर याद रखना है तो डिफरेंस यानी अंतर, कंपाउंड कंपाउंड मतलब मिला हुआ। हम लोग जहां पर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो डिफरेंशियल कहलाता है। और जहां पर फ्लक्स एक दूसरे की मदद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा?
बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीसी जनित्र में आर्मेचर में प्रति समांतर पथ उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर Z∅N P/60A। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको पढ़ना है कौन कौन सा सही है, और इसमें उपरोक्त में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फ्लक्स के समानुपाती होता है, तो क्या है? ईबी प्रोपोर्शनल क्या होगा? फ्लक्स। यहाँ पर देख ही रहे हैं, ईबी प्रोपोर्शनल क्या होगा? जेड के आर्मेचर चालकों की संख्या के समानुपाती होता है। एन ईबी जो होगा वो स्पीड आरपीएम में होता है, बराबर होगा। और ये पी जो होगा नंबर ऑफ पोल, इसके भी क्या होगा? बराबर ही होगा, समानुपाती होगा। तो फ्लक्स के समानुपाती होती है, ये भी सही है। ध्रुवों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, ये नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल ध्रुवों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर क्या है? समानुपाती। ये किसका चिन्ह है? समानुपाती, समानुपाती। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। आर्मेचर गति के समानुपाती तो है, तो यहाँ पर एन आर्मेचर गति के समानुपाती। इसका मतलब पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा क्या है? सही है। अगला डीसी जनित्र में यानी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस संदर्भित करता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्र वाइड, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, क्षेत्र वाइंडिंग किसके लिए होता है? क्षेत्र वाइंडिंग के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कि डीसी मशीन में प्रयुक्त वोल्टता यदि 220 वोल्ट हो, डीसी मशीन में प्रयुक्त वोल्टता यदि 220 वोल्ट हो, ठीक है, किसके लिए? डीसी मशीन में 220 वोल्ट हो, तो अधिकतम अधिकतम विकसित शक्ति हेतु बैक ईएमएफ क्या होगा? बैक ईएमएफ हम लोग लिखते हैं ईबी। क्या होगा? बैक ईएमएफ, पिछड़ा विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला होता है आपका मोटर के लिए कि ईबी बराबर V/2 होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? मोटर के लिए, मोटर के लिए। और यहाँ पर अगर जनरेटर होगा, मतलब इजी जनरेटर के लिए अगर होता है तो होता है वोल्टेज का दोगुना। मतलब अगर ये मोटर के लिए पूछा है बैक ईएमएफ, तो ईबी बराबर V/2। वी का मान कितना है? 200 अपान में 220 है, सॉरी कितना है ये? 220। यहाँ पर ये है आपका 220, कैंसिल आउट हो जाएगा 110। ऑप्शन कौन सा होगा? 110। अगर जनरेटर के लिए रहता तो कितना हो जाएगा? 440। उत्तोलक क्रेन और कर्षण प्रकार के लोड के लिए सबसे सबसे उपयुक्त मोटर कौन सा है? सबसे उपयुक्त मोटर कौन सा है? तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, और ऑप्शन दिया है सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर, इंडक्शन मोटर। कौन सा होगा? इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, ठीक है। कर्षण और ट्रैक्शन में सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन आया था, एक ऊपर भी देखे हैं। और 2019 में भी ये पूछा गया है। यूपीपीसीएल एग्जाम में डीसी मशीन से क्वेश्चन आता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी भी एक ही टॉपिक से मान लीजिए क्वेश्चन उठा करके दे देता है। नहीं तो डीसी मशीन हो गया आपका, ट्रांसफार्मर हो गया, एसी मशीन हो गया, अल्टरनेटर हो गया, और महत्वपूर्ण आपका है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर का डीसी मोटर का पश्च
विद्युत वाहक बल निम्न पर निर्भर करता है, तो क्या होता है, ईबी बराबर जेड फाइव एन पी बटे में 60 किस पर निर्भर करता है, ईबी चालकों की संख्या पर, ये जेड किसको व्यक्त करता है, चालकों की संख्या पर, क्या होगा, ये भी सही होगा। एन मोटर की चाल पर, ये भी सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स, ये भी क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सभी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी पार्श्व कुंडलित मोटर की गति बढ़ जाती है, एक डीसी में शंट कुंडलित मोटर की गति, पार्श्व कुंडलित मोटर की गति बढ़ जाती है, तब बैक ईएमएफ क्या होगा। यदि एक यदि एक डीसी पार्श्व कुंडली मोटर की गति बढ़ जाती है, मोटर की गति बढ़ जाती है, तो तब बैक ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो बैक ईएमएफ क्या होगा, अब आप जानते ही हैं कि ईबी प्रोपोर्शनल क्या होता है, अभी तो जस्ट बताया है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर सबके समानुपाती ही होता है। इसका मतलब कि यदि आप आरपीएम मतलब स्पीड बढ़ जाएगा तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन श्रृंखला मोटर में यदि टीए बल आघूर्ण, टीए बल आघूर्ण तथा आईए आर्मेचर करंट, आईए क्या आर्मेचर करंट है, तो इनमें संबंध क्या होगा। वो भी कह रहा है कि संतृप्त से पहले, संतृप्त से पहले सेचुरेशन पॉइंट से, सेचुरेशन पॉइंट से क्या बताना है आपको, पहले। तो इसका ग्राफ होता है सेचुरेशन पॉइंट से पहले, तो सेचुरेशन पॉइंट से पहले होता है आपका टी मतलब बल आघूर्ण, टी ए प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर, और सेचुरेशन पॉइंट के बाद होता है टी ए प्रोपोर्शनल 1/ए स्क्वायर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएल जेई के भी एग्जाम में पूछा गया है और टीजी2 के भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो पेपर तैयार किया गया है ये आपका टीजी2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको याद रखिएगा। सेचुरेशन से पहले आई ए स्क्वायर मतलब आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती, और यहाँ पर होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग होता है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए। 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर स्टार्ट करने के लिए शंट तथा कंपाउंड दोनों मोटरों को स्टार्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर से श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध किसका बना होता है, तो यूरेका का। क्यों बना होता है यूरेका का, इसको समझ ले। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में, स्टार्टर हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम मोटर हैवी करंट ड्रॉ करता है, मतलब अत्यधिक करंट लेता है। उस करंट के मान को कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर के सीरीज में प्रतिरोध जोड़ देते हैं सीरीज क्रम में। क्यों, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ पर रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, बाकी इसके सारा नीचे सिस्टम टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, आप वैसे जानते होंगे या देखे भी होंगे, हम बस मेन पॉइंट बता दे रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर हैंडल लगा होता है, आप इसको धीरे धीरे स्लाइड करा करके लेकर के आते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग के समय ये आपका होता है स्टार्ट, और यहाँ पर होता है रन। यहाँ से जब स्टार्ट कराते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है तो करंट का मान कम होता है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा और करंट का मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पर मोटर रन की स्थिति में आ जाती है। और ये इतना रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपका हैंडल यहाँ पर आता है, रेजिस्टेंस का काम खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग के टाइम करंट के मान को कम करने के लिए, आर्मेचर करंट के मान को कम करने के लिए डीसी स्टार्टर 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट जो भी हो उपयोग किया जाता है। लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है
वो किसका बना होता है? यूरेका का। यूरेका का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में मापी जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग किस में की जाती है? तो केवीए में। किसमें? केवीए में। और ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग केवीए एमवीए में ही की जाती है। ठीक है, केवीए में। ऑप्शन केवीए। अगला क्वेश्चन, यदि थ्री फेज अल्टरनेटर के क्षेत्र धारा को उल्टा कर दिया जाए, क्षेत्र धारा को उल्टा कर दिया जाए तो उसका फेज सीक्वेंस क्या होगा? फेज सीक्वेंस का मतलब होता है आर वाई बी। ये क्रम होता है। क्या होता है? ये क्रम होता है आर वाई बी। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं आर वाई बी या वाई बी आर, चाहे बी आर वाई, ये क्रम होना चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर बी वाई तो बी वाई आर और तो उसको माइनस में करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसको कहते हैं फेज सीक्वेंस। अब दरअसल फेज सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि थ्री फेज की सप्लाई है, थ्री फेज की सप्लाई है, तो यहाँ पर अगर ये थ्री फेज की सप्लाई है तो इसका सीक्वेंस का मतलब होता है कि आर फेज, वाई फेज, बी फेज, क्रम अनुसार पहले आर, पहले बी, पहले उसके बाद वाई, ये तीनों क्रम अनुसार 120 डिग्री के अंतराल पर मैक्सिमम मान पर क्रमानुसार प्राप्त करते हैं। इसी घटना को हम लोग फेज सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अल्टरनेटर यदि धारा क्षेत्र को उल्टा कर देंगे तो फेज सीक्वेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक मोटर अल्टरनेटर सिंक्रोनस अल्टरनेटर द्वारा जनित्र प्रतिघाती शक्ति का का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? एक तुल्यकालिक अल्टरनेटर द्वारा जनित प्रतिघाती शक्ति का कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तित करके, क्षेत्र उत्तेजन में परिवर्तित करके, क्योंकि जब क्षेत्र का मान आप बदलेंगे, फील्ड का मान बदलेंगे, तो उसके फ्लक्स का मान क्या होगा? फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन, इकाई शक्ति गुणक भार के लिए, इकाई शक्ति गुणक भार के लिए मतलब यूनिटी पावर फैक्टर भार के लिए, लोड के लिए आर्मेचर 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 रिएक्शन का प्रभाव होता है। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। तो क्रॉस मैग्नेटिज्म ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, क्रॉस मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन, प्रतिकारिता वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है? प्रतिकारिता वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है? देखिए, ये हिंदी शब्द है, आपको थोड़ा इसमें इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, ताकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिंदी न लिख करके उस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देगा। जैसे मान लीजिए कि इसका इंग्लिश होता है आपका कंपन कंपन सेटिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसका होता है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग? लेकिन ये पूछ रहा है कि कहाँ किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कहाँ किया जाता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यह पोल शू में, किसमें किया जाता है? पोल शू में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, पोल शू में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किया जाता है। यहाँ पर अभी पोल शू हम लोग का दूसरा ही क्वेश्चन था जिसमें हम आपको पोल शू के बारे में बताए थे। ठीक है, तो कहाँ पर वाइंडिंग किया जाता है? पोल शू में। इसके हिसाब से आपका ध्रुव पादत्र होगा। हिंदी आप याद रखिएगा इंग्लिश में ही पोल शू, क्योंकि इसी को आप
ऐसे लिख करके देगा आपको। यही बेसिकली याद रखना है हिंदी में। इसमें किसमें किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसका इंग्लिश में होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस पोल में, ये आपका पोल शू हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? पोल शू। और इसको क्या बोला जाता है? पोल फेस। क्या बोला जाता है? पोल शू। और इसमें वाइंडिंग जो किया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसी में किया जाता है। तो इसमें किस में किया जाता है? पोल शू में। क्या होगा? पोल शू में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली 25 क्वेश्चन थे जिसको हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपको इस वीडियो में डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।